कहाँ थे हम लोग? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। पहले तो कौन कौन से थे? चेकलिस्ट और नैरेटिव रिकॉर्ड। ठीक है ना? चेकलिस्ट क्या था? यस नो क्वेश्चंस। ठीक है। और नैरेटिव क्या था? पूरे सिस्टम का डिस्क्रिप्शन। पूरा सिस्टम का डिस्क्रिप्शन ले लिया। फीचर्स क्या थे नैरेटिव के? यही कि डिस्क्रिप्टिव रहता है। डिसएडवांटेज क्या थे? वीकनेस रेडली फाइंड आउट करना मुश्किल रहता है। देखो इसमें शॉर्ट शॉर्ट दिए हुए हैं। पहले ये कंटेंट थोड़ा सा बड़ा था और उसके क्वेश्चंस आए भी हुए हैं पास्ट में। अभी ये कंटेंट थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एटलीस्ट तुमको सबके पता होना चाहिए, क्योंकि चारों के खत्म होने के बाद एक सेक्शन और आता था इसमें कि व्हाट कैन वी डू टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस मेथड्स। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर जो है वो सेम चेकलिस्ट जैसे ही है, समझना ध्यान से। क्लियर है? लेकिन ये क्वेश्चनर का सीन ऐसा है कि अपन क्वेश्चनर किसको फिल करने देते हैं? क्लाइंट को। देखो मेरा पॉइंट समझना, हम इंटरनल कंट्रोल चेक करने आए हैं क्या? ऑडिट करने आए हैं। तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन है ना। इंटरनल कंट्रोल हम क्यों चेक कर रहे थे? मतलब क्यों क्यों उसकी इफेक्टिवनेस देख रहे थे? ताकि सब्सटेंटिव हमको कम करना पड़े। बाकी बड़ी एंटिटीज में तो हाँ इंटरनल कंट्रोल करना भी कंपलसरी होता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही होता है, सारा कुछ सब्सटेंटिव कर नहीं सकते। तो हम जब हम इंटरनल कंट्रोल पे बेसिकली अपना ओपिनियन नहीं दे। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है जिसके कारण थोड़ी बहुत मजबूरी है, बाकी एज सच हमारा वो मकसद है नहीं कि हम इंटरनल कंट्रोल पे अपना ओपिनियन दें। क्लियर है? नहीं, ये काम बेसिकली इंटरनल ऑडिटर का होता है। क्या चेक करना, उस पर ओपिनियन देना। समझ रहा? वो इफेक्टिवनेस ऑपरेशन पे अपना वो देता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये तीसरा मेथड जो है उसको अपन ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल हम लोग वैसे भी कैसे जानेंगे इंटरनल कंट्रोल के बारे में? एंटिटी के ही थ्रू। तो ये इस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में अपन लोग क्या कर रहे हैं? एंटिटी से पूछ ले रहे हैं। उनको अपन ने येस नो वाला क्वेश्चन दिया कि ये तुम भर के दो। समझ में आ रही है बात? इंटरनल कंट्रोल के बारे में उसमें पूरी डिटेल है। और दूसरा कि ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चनर के बेसिस पे हम बस भरोसा कर जाएंगे, थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी हम करेंगे, इफेक्टिवनेस देखेंगे। बट इससे एटलीस्ट ये तो पता चले कि क्लाइंट क्या क्लेम कर रहा है कि उसके पास कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टेंस में है। समझ में आ रही है बात? और जो जो है उसके बारे में डिटेलिंग भी है। मैं तो क्वेश्चनर बना रहा हूँ अपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल 1760 काम करता है। मेरे ये 4 ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं किसी इंटरनल कंट्रोल से, ये बता दो मुझे, बस आई विल बी सेटिस्फाइड। समझ में आ रही है बात? तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा कौन इंटरनल कंट्रोल का कौन सा प्रोसीजर कंप्लीट कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, वो हो जाना चाहिए बस। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो मैं इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चनर नोट्स बना करके किसको दे दूंगा? नोट्स नहीं है, मतलब क्वेश्चनर है। नोट्स तो अपन ने ये इसके लिए है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के ये नोट्स आ रहा है समझ में? ठीक है? तो ये काफी यूज होता है, ये वाइडली यूज फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन एक्सिस्टेंस, ऑपरेशन, एफिशिएंसी। ठीक है ना? क्लियर है? फिर क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें काफी डिटेल में होता है क्वेश्चन। क्लाइंट को तो सभी पता होगा ना। वाइडली यूज फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन एक्सिस्टेंस, ऑपरेशन। ये वाला मेथड कब यूज होता है? क्वेश्चनर वाला, जब मैं बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जानता ही नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। आ रहा है समझ में? क्लियर है? बताओ यार कौन कौन से कंट्रोल है तुम्हारे पास, क्या फायदे हैं इसके, एडवांटेजेस क्या है? इसमें ना इस बात के चांसेस कम है कि कुछ छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऑडिट स्टाफ को आपके इंटरनल कंट्रोल के बारे में इतना नहीं पता। तो चेकलिस्ट वाले मेथड में क्या होता है कि कुछ ओमिशन होने के चांसेस रहते हैं। इस वाले में ओमिशन होने के चांसेस नहीं रहते। क्यों? अरे क्लाइंट फिल कर रहा है, नहीं उसको ज्यादा ही पता है ना अपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में।
मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो यहाँ पर दिखने में नहीं है आपको। आप नोटिस करो, अभी तक इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये क्लाइंट फिल कर रहा है और वो स्टाफ। चेकलिस्ट जो है वो ऑडिटर का स्टाफ फिल कर रहा है, और ये जो है ये क्लाइंट का स्टाफ। ये बात भूल जाओगे तो बाद में इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कुछ कुछ चीजें नोट करते जाना। क्वेश्चंस तो जो होंगे वो तो स्टाफ ही देगा क्लाइंट को। अबे स्टाफ किसको बोल रहे हो? तो क्लाइंट का स्टाफ है कि ऑडिटर का स्टाफ? ऑडिटर देगा ना क्लाइंट क्वेश्चंस। हाँ उसमें यस नो बोले हाँ, तो वो क्वेश्चंस तो उसको पता होंगे ही ना। जब तुम चेकलिस्ट और क्वेश्चनर का डिफरेंस पूछ रहे हो क्या? हाँ मतलब है ना, उसमें सिर्फ यही डिफरेंस समझ में आ रहा है मेरे को कि अपन वो yes अपने no स्टाफ को दे बोल देते हैं ना, तो जब स्टाफ जाता है तो और 4 क्वेश्चन भी कर सकता है, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है यस नो वाला। वो तुमको क्लाइंट से पता करना है और यस नो लिखना है, समझो। सिक्योरिटी गार्ड अच्छा दिन में कितने घंटे ऑपरेट करता है? वो दिन में 6 घंटे ऑपरेट करता है या नहीं? अब ये बात तुम चेक करके फिर यस नो भरोगे, ये ऑडिट स्टाफ के ऊपर। जब मैं क्लाइंट को दूंगा, समझ में रहा है, तो फिर वो बिना ऑब्जर्व किए भर देगा। उसको तो पता है ना तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगाया हुआ है। क्वेश्चनर इज लेस रिलायबल, चेकलिस्ट इज मोर रिलायबल, बट क्वेश्चनर इज कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा वाइडली और ज्यादा ज्यादा इंटरनल कंट्रोल्स को कवर कर लेगा। ये सब इस पे डिपेंड करेगा कि और चीजें कितने हैं। मतलब मैं इंटरनल कंट्रोल्स का भी चेकिंग तो करूंगा ही। ये आ रहा है, क्या सवाल है बताओ? डिफरेंस सिर्फ नहीं है कि उसमें यस नो में वो बोल देता है चेकलिस्ट में। ऑडिटर किसमें? क्लाइंट चेकलिस्ट में यस और नो में आंसर देता है, क्वेश्चन में यस और नो वो रिटन नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। चेकलिस्ट हम देते हैं, ऑडिटर देता है अपने स्टाफ को, ऑडिट स्टाफ को, कि जाओ ये सब चेक करके आओ और उसमें फिर यस नो फिल करना। तो वो एक्चुअल ऑपरेशन भी देख रहा होगा, नहीं आया समझ में? और क्वेश्चनर क्या है कि ऑडिटर का स्टाफ इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऑर्डर बनाया, क्लाइंट को दिया, भैया ये फिल करके दे दो तुम्हारे कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल, फिर हम देखते हैं कौन कौन से चेक करना। आया समझ में? ज्यादा रिलायबल क्या है? चेकलिस्ट। समझ गए ना, उसमें कुछ हद तक वो देख भी रहा होगा, चेकिंग भी होगी। क्लियर है? कैन बी कंप्लीटेड एट वन टाइम और इन सेक्शंस। ठीक है क्या? ठीक है, फिर अलाउस फॉर इंटरिम बेसिस रिव्यू, है ना, और प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली मींस ऑफ डिस्क्लोजिंग कंट्रोल डिफेक्ट्स। क्या बोल रहा है? ऑर्डरली मींस ऑफ डिस्क्लोजिंग कंट्रोल डिफेक्ट्स। कंट्रोल डिफेक्ट्स का बहुत काफी ऑर्डरली मीनिंग हमको पता लग जाएगा। वैसे भी मैं इंटरनल कंट्रोल चेक करने आया नहीं, समझ में आ रहा है, तो एंटिटी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ढंग से भर करके दे देंगे। देखो क्या है, समझना, इसको वो गलत भर के भी तो दे सकते हैं, पर वो गलत भर के नहीं देंगे, क्यों? क्यों? ऑर्डर चेक भी करेगा, समझ में आ रहा है, चेक भी करेगा और गलत निकल गया फिर अबे पॉइंट है कि मैं उसके पूरे के पूरे, मैं रिस्क असेसमेंट ही हो सकता बढ़ा लूं, मतलब फिर मैं क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दूंगा। मैं भी अपनी परेशानी कम ही चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कब चेक करके निकलना, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो। लेकिन मैं झूठ के भरोसे थोड़ी ना वो चेकिंग कम कर लूंगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? चलो, तो है ना, क्वेश्चनर फॉर्मेट में होता है, यस और नो के रिस्पॉन्सेज होंगे मेनली, ठीक है, और यस का मतलब, है ना, और नो का मतलब प्रोविजन फॉर एक्सप्लेनेशन, मतलब एक आध अपन कॉलम में डाल देंगे रिमार्क्स का कि भैया बता दो। नॉट एप्लीकेबल फॉर क्वेश्चंस नॉट रेलेवेंट टू द बिजनेस यूसेज। ये क्लाइंट को इशू क्या है, ये देखो यहाँ लिखा है, फॉर कंप्लीशन बाय कंसर्न एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉइज। इनकंसिस्टेंसी और इन
कॉन्ग्रुएंसीज भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुइटीज इन आंसर्स लीड टू डिस्कशन बिटवीन ऑडिटर स्टाफ एंड द क्लाइंट एम्प्लॉइज। मतलब कॉन्ग्रुएंस समझते हो? कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि भाई मैं कोई एक चीज जो है ना वो दो जगह से पता कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो दिखा दिया क्या होमवर्क, और मैं जा करके वहां पर भी पूछ रहा हूँ कि उसने होमवर्क दिखाया क्या। आप पॉइंट समझ रहे हो कि सेम चीज की इंफॉर्मेशन में हाँ क्रॉस चेक कर रहा हूँ। तो अगर मान लो कि क्या होता है, तो फिर मैं डिस्कशन करूंगा, मैं गलत नहीं मान लूंगा। हो सकता है कि तुमने सबमिट किया हो लेकिन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गई हो तो उनको दिखाना। तो देर आर पॉसिबिलिटीज की गलत भी हो। नहीं आ रहा समझ में, है ना? तो द ऑडिटर प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। बोलो ये क्लियर है क्या? ये फ्री का काम है, डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट फ्री का काम, ये मेन काम नहीं है ऑडिटर का। समझ में आ रहा है? एक स्टैंडर्ड है 260, समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यू, उसमें लिख करके मैं बता दूंगा। समझ में आ रहा है कि भैया तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल जो है उसमें ऐसा ऐसा है, तुम देख लेना। समझ गए क्या? क्लियर है? वहां से लाइट चालू कर लेना। ठीक है, द ऑडिटर प्रिपेयर्स रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक है, एग्जाम्पल अब ये जो है ना, इसको तुम लोग एक बार देख लो। सर ये एक्सट्रीम बेसिस का मतलब एडवांटेजेस में अरे ये मिस हो गया क्या मुझसे? देखो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑर्डर का अपॉइंटमेंट कब होता है? 20 साल, सितंबर। करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 20। बाकी उसका मेन ऑडिट होगा कब? 31 मार्च के बाद। तो वो पहले से ही चालू कर देता है। वो जो टाइम पीरियड होता है 31 मार्च के पहले ही, जब वो कुछ कुछ चीजें चेक कर लेता है, वो होता है इंटरिम टाइम पीरियड। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना वो हम पहले ही अगर फिल करवा लेंगे तो हमारा प्लान और वो सब जो है वो इजी हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि अलाउस फॉर इंटरिम बेसिस रिव्यू। पहले ये काम तुम ऑफिस में बैठ के कर सकते हो, इंटरनल कंट्रोल्स के बेसिस पे मंगा लो। बाकी चीजें करने के लिए तुम्हें फील्ड पे जाना पड़ता है। क्लियर है? मेन ऑडिट 31 मार्च से स्टार्ट होगा यार मैं फाइनेंशियल्स पे ओपिनियन देने जाऊंगा ना, पर सारा काम एंड के लिए थोड़ी छोड़ूंगा। मैं अगर पहले अपॉइंटेड हूँ मैं पहले भी कुछ कुछ काम कर सकता हूँ। चेकलिस्ट के लिए भी सेम पॉइंट नहीं, चेकलिस्ट का काम ऑडिटर के स्टाफ फील्ड पे करेगा। तो ये मैं क्लाइंट से नहीं भरवाता हूँ। तो क्लाइंट से भरवा रहा हूँ तो वो तो क्वेश्चनर हो गया। ठीक है, ये रीड करो, इससे तुमको पता चलेगा परचेजेस को लेकर के क्या क्या ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेंट्रलाइजेशन, अप्रूव सप्लायर, कंपैरेटिव कोटेशंस लिए कि नहीं, ये पता ना कंपैरेटिव कोटेशन कंट्रोल्स क्या क्या है प्लेस में मिलता है, तो उसका इंस्पेक्शन कैसे होता है। जीआरएन, जब भी जीआरएन एक सबूत है कि हाँ कुछ एक्चुअल में आए। अरे इन सबको चेक करने के लिए क्या क्या तरीके इन लोगों ने बताए, सुझाए। अरे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि इनका यस और नो में आंसर है। आप इसको पूरा एक बार देखो। जो भी जो पीआईएस में था वितना रहता है जिसने चैप्टर में वितना कुछ परचेज के लिए क्वेश्चन दिया था।
कभी काम चला देते हैं, काम करना पड़ता है। टॉपिक सही है, या फिर अगर कभी वो बोले तो बस या उसको भी दुकान मिल गया आगे रोड की जस्ट हाँ, इसको पढ़ करके कुछ समझ में आ रहा है? सिंस ये आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है, एक सवाल ये भी बन सकता है, ड्राफ्ट सैंपल इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है फॉर परचेजेस एरिया। आ रहा है समझ में? हाँ, सामने वाली बिल्डिंग में है। देखो तुम्हारे बुक में जो है ना, वो इसमें साइड हेडिंग्स नहीं है मॉड्यूल में, पर इससे तुम सिर्फ ये 5 साइड हेडिंग्स याद कर लो तो तुम ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस खुद से भी ड्राफ्ट कर सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक है। सेंट्रलाइज्ड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है? अच्छा, अप्रूव सप्लाई क्या होता है कि कुछ लोगों के पहले से अप्रूव्ड सप्लायर होते हैं, कुछ लोग रैंडम परचेजेस करते हैं। रैंडम परचेज करना पहले सप्लायर चुनना पड़ता है, नहीं तो फेवरेटिज्म हो सकता है। बड़े बिजनेस में ओनर खुद नहीं परचेज करता ना, कोई एम्प्लॉय परचेज करता है, तो एम्प्लॉय परचेज करेगा तो किससे करेगा? अपने पहचान वाले से। ये दिक्कत है। कॉम्पिटेटिव कोटेशन से क्या होता है, लोअर प्राइस बेटर क्वालिटी मिलती है। कोटेशन नहीं बुलाए तो हो सकता है प्राइस में समझ में आ रहा है? वैसे ये एफिशिएंसी वाला पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि गलत तो नहीं है रहे कि आई चीज 10 रुपए की और रिकॉर्ड 100 रुपए की। क्लियर है ना? फिर वैलिड रिक्विजिशन मतलब जरूरत थी क्या उसकी? रिक्विजिशन आता है डिपार्टमेंट से, जरूरत होती है तभी रिक्विजिशन आता है। क्लियर है? तो है ना, कॉम्पिटिटिव कोटेशन मल्टीपल सप्लायर। क्या परचेज ऑर्डर प्री नंबर्ड है? क्या परचेज ऑर्डर ऑथराइज एम्प्लॉइज ने साइन किए हैं? है ना? सारा मटेरियल जो रिसीव हुआ है उसका इंस्पेक्शन वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है। और जीआरएन बनाए कि नहीं बनाए? जीआरएन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसी से पता लगता है कि गुड्स एक्चुअल में आए हैं या नहीं आए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जब भी कोई चीज खरीदनी होती है ना तो परचेज ऑर्डर बनता है। अरे सामने प्री नंबर्ड होने से मुझे ये पता लग जाएगा कि कोई ऐसा तो नहीं जो मुझे नहीं दिखाया जा रहा है। मेरे हाथ में 10वां है तो 10 है कि नहीं है? और अगर एक गायब होगा तो दिख जाएगा क्योंकि नंबरिंग डली हुई है। मान लो तुम्हें 7 ही मिले और नंबरिंग है नहीं, तो तुम्हें क्या पता कितने बने? नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो ये सब कंट्रोल्स है। क्रेडिटर की चेकिंग किस तरीके से होती है? क्योंकि नकली क्रेडिटर बना बना के पेमेंट कर दी तो नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है? तो उससे रिलेटेड होते हैं बहुत सारे कंट्रोल्स, है ना? एडवांस पेमेंट को लेकर के ऑथराइजेशन है या नहीं है? ये साइड हेडिंग्स बन गई है, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मेक यूज ऑफ इट, मतलब ये पूरा मॉड्यूल का तुम्हारे लिए हो गया है। समझ में आ रहा है कि पूरा मतलब ये खुद से बनाने भी जाओगे तुम तो इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे। क्लियर है ये?
ठीक है ना। स्टॉक स्टोरेज असाइंड एरियाज में है, कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड है। इंश्योरेंस रिकॉर्ड है क्या, और उसको पीरियोडिकली रिव्यू किया जा रहा है ये नहीं। ये जब अपन लोग कर रहे हैं ना, तो इसमें कई बार मेन मकसद हो सकता है कि आपका वो नहीं है फाइनेंशियल्स, इसमें भी हम प्योर इंटरनल कंट्रोल के बारे में जान रहे हैं, समझ में आ रहा है। और ये हमको लिख करके क्लाइंट ही दे रहे हैं, इसलिए खूब डिटेल में हम पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है। नहीं तो अपनी चेकिंग हम कम चीजों की करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे बोलते ना कि कोई से अगर तुम नंबर पूछो और वो गलत बता दे, तो उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है। तुरंत कॉल कर। बहुत बढ़िया, ये भी एक है। दूसरा वेरी गुड, ये भी है। और बढ़िया, मतलब ये हो सकता है वही नंबर सामने वाले को रिपीट करो और लास्ट के 2 नंबर चेंज कर दो। सुना है ना ये वाला। तो अगर गलत बता रहा है कोई व्यक्ति तो फिर क्या होगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है, करेक्ट नहीं करेगा ना, तो उसको खुद ही को नहीं पता कि वो गलत बता रहा है ना, कुछ भी ऐसा नहीं आया समझ में। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है ये, ठीक है। फिक्स एसेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की उसमें है, बजट में है, मतलब बजट के द्वारा अप्रूव्ड है, अथॉरिटी सही अथॉरिटी खरीद रही है ना, परचेज के कंट्रोल है, और फिक्स एसेट को पीरियोडिकली वेरीफाई किया जाता है या नहीं, इज देयर रिटन प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन एंड ऑल। ठीक है ना। ये किसको इशू किया जाता है बेटा, सीधे क्लाइंट। समझ गए हो क्या, ये सीधे किसे इशू किया जाता है, क्लाइंट को। ठीक बात है। चलो एमसीक्यू, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर यूज फॉर इन ऑडिटिंग। ठीक है, collecting information about internal control. What is the key advantage of using the questionnaire approach in internal control evaluation? Hmm? Less likely. What is the key advantage of using the questionnaire approach? ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, मेरे पास आंसर्स नहीं है अभी, है ना। तो नहीं, तुम मत देखो, फिर आगे के भी दिख जाएंगे ना तुम लोग को। टिक कर मार्क कर लो, फिर अपन एंड में देखते हैं। एक बार 5 के एक साथ देख लेंगे, 10 के एक साथ देख लेंगे। ठीक है, मैं टिक कर लेता हूँ, है ना। अह, इसका अपन डी मान रहे हैं, ठीक है। इसका क्या है, सी। ठीक है, हाउ क्वेश्चंस आर टिपिकली फ्रेम्ड। यस, ये इसका मतलब when inconsistency or incongruities are noticed in the answer, what is the next step taken by the auditor? Discuss with clients and employees. ठीक है, discuss with client employees. What is the purpose of ICQ in auditing? Very detailed. ठीक है, इन परचेज सेक्शन ये इसका मतलब, कॉम्पिटिटिव कोटेशंस में ये इसका मतलब, Adequate control measures. ठीक है। कॉम्पिटिटिव कोटेशन मतलब मंगा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, ये तो कि 4 लोगों से आप रेट ले रहे हो, ऐसा। ठीक है, व्हाट इज चेक्ड इन क्रेडिटर सेक्शन फॉर रॉ मटेरियल। GRL purchase orders. क्रेडिटर सेक्शन में ये कि इन्वेंट्री में। Section है. देखना जरा, वो आंसर नहीं, क्रेडिटर सेक्शन देखो जरा। Invoice routing, invoice processing, invoice checking. हाँ, Invoice processing.
तो सप्लायर स्टेटमेंट कहलाए ना, हाँ फॉर रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता परचेज ऑर्डर्स है। लिखा है कुछ लिखा है बस raw materials Invoice price processing ये GRNO परचेज ऑर्डर, हाँ हाँ तो ठीक है सर। चलो, व्हाट इज द की कंसिडरेशन इन इन्वेंटरी सेक्शन रिगार्डिंग इंश्योरेंस, comprehensive insurance coverage है ना, और तो कुछ है ही नहीं। इन द फिक्स्ड एसेट सेक्शन व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट, फिक्स्ड एसेट सेक्शन वेरिफिकेशन रिपोर्ट का, ठीक है। अब देख लो एक बार आंसर्स। हाँ CDBA हाँ CDBA हाँ फिर सब हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब फ्लो चार्ट इन इंटरनल कंट्रोल, ये चौथा है, ठीक है। तुम लोग लास्ट जिन लोगों ने आईटी पढ़ा हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया, वो तो इजी वाला पार्ट है। देखो फ्लो चार्ट जो है ना, वो एक तरीके से प्रोग्रामिंग जैसे होती है ना कंप्यूटर की, उससे आप समझोगे कि एक रोबोट कैसे काम करता है या एक मशीन जो है वो कैसे काम करती है। समझ में आ रहा है? मशीन में लॉजिक नहीं होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मशीन सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाते समय जैसे मान लो कि एक सिंपल काउंटर वाला प्रोग्राम बनाना होता है कंप्यूटर में, तो अपन उसको ऐसे बनता है कि भैया क्या ये इज C इक्वल्स टू 6 या C 0 है ना, तो यस से अलग उसमें डंडी जाएगी और नो से अलग जाएगी। यस है तो C में +1 कर दो, समझ आ रहा है, ठीक है, और आउटपुट में शो कर दो। नो है तो दोबारा प्रोसेसिंग में आओ। फ्लो चार्ट बनाया हुआ तुमने, वो सारी कंडीशंस रहेंगी तो उसमें मेन नहीं होता है कि अगर इसका जवाब यस है तो आगे बढ़ जाओ, नो है तो फिर कुछ और प्रोसीजर। तो अपन पूरा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम ऐसे समझते हैं कि यस होगा तो क्या करना, नो होगा तो क्या करना। समझ में आ रही है बात? ये डिजाइनिंग पे जाता है। जब हम इंटरनल कंट्रोल डिजाइन कर रहे होते हैं तब हम तय करते हैं कि कोई भी प्रोसीजर होगा तो फिर क्या होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर ऐसे बनता है कि मान लो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो जिसके पास आई कार्ड है, समझ में आ रहा है, अगर है, अगर नहीं है तो वहीं से उसको वापस भेज दो। अगर है तो अब क्या करो, चेक करो नाम और डिपार्टमेंट, समझ में आ रहा है, नाम डिपार्टमेंट और, ठीक है, ये चेक करो क्या ये कंसिस्टेंट है। हाँ है तो ठीक है, मतलब ना है तो वापस भेज दो, और हाँ है तो अब उससे कोई कार्ड या कुछ भी इस तरीके से मांग लो, और अगर ये भी ऐसे तो फिर उसको अंदर भेज दो। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये तो मल्टीपल लेवल पर ये जो है फ्लो चार्ट काम करता है। फ्लो चार्ट में सबसे बड़ी दिक्कत ये कि बनाना कठिन है, पर इससे सबसे पिन पॉइंट एकदम पता लग जाएंगे आपको। प्रॉब्लम्स नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं पता लग पाएंगे, पर ये बर्ड्स आई व्यू पूरा आपको इंटरनल कंट्रोल का बहुत अच्छा दे देगा। एक इंटरनल कंट्रोल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट तरीका आप कह सकते हो कि फ्लो चार्ट। क्या होता है कि चेकलिस्ट भी आपको पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में देगा, पर फ्लो चार्ट आपको एक बार में पूरे सिस्टम का व्यू, ये सब फायदे की बात है। क्लियर है ना? तो देखो बर्ड्स आई व्यू दिया हुआ है, डेफिनेशन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिक इज ऑलवेज बेटर। समझ में आ रहा है? कंसिडर मोस्ट कंसाइज वे टू रिकॉर्ड द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? फिर क्या है? कंसाइजनेस एंड एफिशिएंसी,
minimize narrative explanations, providing a concise overview, achieves a level of consideration or presentation not possible in other forms. फिर क्या है? Bird's eye view offers a comprehensive and a bird's eye view of the system, illustrates the flow of transaction. पूरा ट्रांजेक्शन का फ्लो, इंटीग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन सब समझ में आ जाता है इससे. क्लियर है क्या? इसमें वर्ड्स थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, बाकी आप समझ रहे हो या नहीं मुझे ये बता दो. क्लियर है? ठीक है. स्पॉटिंग इम्प्रूवमेंट, इसमें आप वो एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो सीधे सीधे कि इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या इंप्रूव हो सकता है. क्योंकि देखो फ्लो चार्ट जो है ना, वो जितने डिसीजन मेकिंग वाले बॉक्स है उससे पता लग जाएगा ये 3 चीजें चेक करवा रहा है. तो हमको लगता है कि नहीं यार चौथी चीज भी चेक होनी चाहिए, तो हम रेडली वहां पर क्या बता पाएंगे उसको, इम्प्रूवमेंट्स जो है वो बता पाएंगे. ठीक है ना. ऑडिटर की एबिलिटी बढ़ जाती है सिस्टम के बारे में, इंटरनल कंट्रोल के बारे में इम्प्रूवमेंट का सजेशन देने की, है ना. नेसेसिटी टू स्टडी, और ऑडिटर मस्ट स्टडी significant feature of the business, nature of activities, channel of goods, material, cash. ठीक है. इन सब की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रूशल है. तो वो किससे मिल पाता है आपको? फ्लो चार्ट से. सही ऑडिटर बनाता है या ये तो ऑडिटर ही बनाएगा ना, अब क्लाइंट नहीं बना के देगा कुछ. वैसे ना प्रैक्टिकली इस बात का ध्यान. हाँ, रखा रहता होगा क्लाइंट के पास? अब फ्लो चार्ट उसने बनाया होगा तो रखा रहेगा, पर जरूरी थोड़ी कि उसने बनाया हो. वो बनाया भी होगा तो नॉर्मली देते नहीं है. उनका यही रहता है कि अरे तुम आराम से बनाओ, टाइम वेस्ट करो ताकि कम चेकिंग करो. अरे समझ, बहुत सारी चीजें हमने नोटिस किया कि वो क्लाइंट से ही हम बनवा लेते हैं ऑडिट के लिए. अरे समझ कि उनको भी टाइम पे तो खत्म करना ही है ना, ऑब्वियस सी बात है. क्लियर है ये? फिर एमसीक्यू. तो फ्लो चार्ट है क्या? क्लियर है? क्या एडवांटेज है फ्लो चार्ट का? कंसाइज होगा. क्या? सेकंड का भी. सेकंड का बी, कंसाइज ओवरव्यू मिल जाते हैं. ठीक है. तीसरा, फिर प्राइमरी फ्लो, प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फ्लो चार्ट इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल. और कोई तो नहीं. फिर फिफ्थ वाला, ठीक है. बहुत सही है, इसके तो देखने की जरूरत नहीं, सब सही होगा. ठीक है. चलो. हाँ, दूसरे नोट्स आगे के मिल गए ना. In order to evaluate the internal control of your and my limited, a team member of the auditor used to use a method according to which number of questions relating to internal control were required to be answered by the employee of the company. है ना. तो एक टीम मेंबर ने मेथड यूज किया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन किसको आंसर करने थे? एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी को. बताओ कौन सा मेथड है? ICQ. After obtaining the answers, there was a discussion relating to those answers between a team member and the employee of the company for a clear picture. State the method of evaluation of internal control as discussed above. क्या बोल रहे हैं? आंसर मिलने के बाद डिस्कशन हुआ टीम मेंबर और के बीच फॉर अ क्लियर पिक्चर. कौन सा मेथड ऑफ इवैल्यूएशन? ICQ. क्लियर है ये? है ना. बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी को डिफाइन कर रहा है. कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट पढ़ लो. क्या है? हेल्दी एंड यूजफुल लिमिटेड, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज trading business.
For the purpose of evaluating the internal control of Healthy and Useful Limited, a team member of the auditor of the company used a method according to which the whole description of internal control that was operating in the said company was to be recorded. Identify the method of evaluation of internal control as mentioned above. ठीक है, और कोई है? हो गया ना खत्म? चैप्टर 3 खत्म हो गया ना? नहीं सर, कहाँ अभी? बहुत है यार। ओके, 16.7 था, अभी 7 स्टार्ट हो। हाँ तो ठीक है कि कम नहीं। क्या हुआ? चलो अब देखो, टेस्टिंग ऑफ, देखो कंट्रोल्स में ना 3 चीजें मेन है। एग्जिस्टेंस कंट्रोल है कि नहीं, 3-4 चीजें होती है। एक तो आपको एग्जिस्टेंस देखना पड़ता है कि कंट्रोल है कि नहीं। कंट्रोल है तो कंट्रोल का डिजाइन कैसा है, ठीक है? क्या कंट्रोल बनाया ऐसा गया है कि वो सारे मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करने में सक्षम है? चलो, डिजाइन भी अच्छा है। क्या वो ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसे, मतलब अच्छे से काम कर रहा है वो इंटरनल कंट्रोल, और वो अच्छे से काम थ्रू आउट द पीरियड कर रहा है या नहीं। ये जेनरिक है, ये कहीं ना कहीं आएगा, समझ आ रहा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये नोट कर लो, है ना? अब ये अगर बिखरे बिखरे पार्ट में हुआ तो फिर दिक्कत होगी ना। आपको क्या क्या चेक करना है इंटरनल कंट्रोल में? अगर आपको ये आए कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस, डिजाइन, है ना, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, और थ्रू आउट द पीरियड ऑपरेट होता रहा कि नहीं। इसमें डिजाइन वाला पार्ट मैंने जोड़ा है, वो आप एग्जिस्टेंस के साथ मैच कर सकते हो, ठीक है ना? कंटिन्यूटी बोलते हैं तीसरे वाले पॉइंट को, इसको हम सिंपल भाषा में ईओसी बोलते थे, एग्जिस्टेंस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूटी। ये इंटरनल कंट्रोल को चेक करने का आईसीईओसी। क्लियर है? हाँ, ये आप जब भी कंट्रोल देखोगे तो आप पूरे साल ऑपरेट रहा कि नहीं रहा ये देखो। पता चला कि उन्होंने बोला कि अरे हमारे यहाँ कोई एसेट चोरी नहीं हो सकता, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तुमने साल के बीच में रखा, उसके पहले एसेट चोरी हुए होंगे, तो समझ में आ रही है बात? प्रॉब्लम ये है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तुमको पता भी चला भी है कि नहीं पता चला। क्लियर है? ठीक है। तो अभी टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पर्पस क्या है? एक्चुअल ऑपरेशन। पर्पस है कि तुम बोल तो रहे हो इंटरनल कंट्रोल है, काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
वो तो एग्जिस्टेंस से ही चालू हो जाता है। ठीक है ना, डिजाइन देख रहे हैं उसमें भी कंट्रोल रिस्क है। क्लियर है, एक्चुअल ऑपरेशन देखना है। सिलेक्टिव टेस्टिंग करते हैं टू कवर द इंपॉर्टेंट एरियाज। सिलेक्टिव क्यों? क्योंकि 100% तो वैसे भी नहीं कर सकते। क्या हुआ, नोट्स नहीं है? हाँ, ये एक पढ़े लेकिन इसमें एमसीक्यू नहीं, नहीं चाहिए क्या? अभी के लिए ले लो। ठीक है, चेंज करवा लेना ना। ये हो सकता है कि मेरे वैल्यूएशन के लिए हो, तो हो सकता है ये एक वर्जन पहले का हो, है ना, इसलिए इसमें एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, एक ही बात है यार, पर्पस ऑब्जेक्टिव, है ना। तो इफेक्टिवनेस चेक करना और थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड। क्लियर है, ये आ गया यहाँ पर, समझ रहे हो? क्लियर है। मैं क्या एलिमेंट टेस्ट करता हूँ? कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स आर टेस्टेड। कंट्रोल एनवायरनमेंट को टेस्ट करता हूँ कि कौन कौन क्या कर रहा है, मतलब कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, ताकि मेरा कंट्रोल रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। मेरा मकसद क्या है? ऑडिट रिस्क रिड्यूस करना है। समझ में आ रही है बात? ऑडिट रिस्क वैसे तो किससे रिड्यूस होगा? डिटेक्शन रिस्क से। पर दिक्कत ये है कि अगर मैंने कंट्रोल्स चेक नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? कंट्रोल रिस्क हाई। ये लाइन समझ में आई? अगर मान लो मैंने कंट्रोल्स चेक नहीं किए तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल रिस्क हाई। फिर डिटेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा ना डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि कंट्रोल रिस्क बहुत हाई हो गया और ये सारे मल्टीप्लायर में काम करते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अनप्लान टेस्ट होना चाहिए। देखो, मान लो कि मैं बोलूं कि आज मैं सिक्योरिटी गार्ड को चेक करने जाऊं, तो सब फोन कर देंगे कि बेटा आज तो बढ़िया ड्रेस में आना, ये सब करना। कंट्रोल टेस्टिंग हमेशा कैसे होती है? मेनली सरप्राइज। समझ में आ रहा है? मुझे अगर ऑपरेशन चेक करना है कि कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है या नहीं। अच्छा, और कंट्रोल टेस्ट, नॉर्मली कंट्रोल टेस्ट रियल टाइम में होता है, अनटिल अनलेस मैं इंटरम टाइम पीरियड में चेक कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? तो मैं उसको रियल टाइम में कर रहा हूँ और मेरा टाइम पीरियड हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो मैं ये देख लूंगा कि ये इंस्टॉल कब किया गया। बाकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अच्छी है तो मैं मान सकता हूँ कि पहले भी ये ढंग से काम कर रहा होगा ये सिस्टम। ऑटोमेटेड है तो ज्यादा अच्छा, मैनुअल है किसी पर्सन पर आधारित है तो फिर हो सकता है और चीजें भी मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ जाए। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है ना। तो ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, some procedure performed to understand accounting in internal control system may unintentionally serves as test of control. ठीक है ना। देखो क्या होता है, कुछ टेस्ट, कुछ कंट्रोल्स अगर टेस्ट करने तो आप आउटपुट टेस्ट कर लो। मेरा पॉइंट समझो, मेरे पास एक प्रिंटर है, ठीक है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये कैसे पता लग रहा है? फिर नहीं आना। आउटपुट देख के। समझ में आ रही है? हो सकता है कि उसके अंदर में एक प्रॉब्लम है, तो एक तरीका ये है कि मैं उसको खोल करके देखूं अंदर, पर उसमें ज्यादातर चांसेस ये हैं कि मुझे समझ में भी नहीं आएगा और बहुत सारी चीजें मैं पूछ पूछ के कर भी लूंगा पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आसान तरीका क्या है? आउटपुट देख लो, इसका मतलब प्रोसेसिंग में कुछ तो भी गड़बड़ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑडिटर आसान रास्ता ढूंढेगा। समझ में आ रही है बात? मुझे इस बात से मतलब थोड़ी कि आपके इंटरनल कंट्रोल में कौन सा डिफेक्ट है। मेरे लिए तो ये बात काम की है ना कि आउटपुट सही नहीं आ रहा, मैं इस कंट्रोल पर भरोसा नहीं कर रहा। मेरे को तो आउटपुट से ही मतलब है ना। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो देर आर शॉर्टकट्स, देर आर ऑलवेज शॉर्टकट्स, जिससे कि आप अपना काम जो है वो जल्दी खत्म कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात?
ऑडिट में कोई भी प्रोसीजर फाइनल प्रोसीजर नहीं होता, क्लियर है। हो सकता है कि आप और एक्सपीरियंस हो तो वो काम जल्दी हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली बहुत होता है। जो एक्सपीरियंस ऑडिटर होते हैं वो 5-10 मिनट में वो काम कर लेते हैं, जो करने में किसी बेसिक व्यक्ति को 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं। ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर होंगी। आपको नहीं पता है तो आप पूरे में ढूंढ रहे हो, क्लियर है, ठीक है ना। Some procedures performed to understand accounting and internal control system may unintentionally serve as test of control. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है लेकिन इसकी नीड नहीं होती हमको, क्लियर है। मैंने आपको एक रीजनेबल आइडिया दे दिया है कि क्या अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एविडेंस अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ BRS ड्यूरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैश। अच्छा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हाँ, अब ये पूरा ये आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि आप इंटरनल कंट्रोल को सब्सटैंटिव के दौरान भी टेस्ट कर लेते हो कभी कभी। आप नॉर्मली, जैसे इसका एग्जांपल सबसे एप्ट है, ये क्या कह रहा है, आप नॉर्मली एंटिटी के बारे में समझ रहे थे तो आपने पूछा कि हाँ भैया कैश का कैसा रहता है तुम्हारा। उसको समझते समझते मैंने इतने सवाल पूछ लिए कि मैं पूरा इंटरनल कंट्रोल जो है उसका क्या हो गया समझ गया। तो जो क्रॉस कनेक्शंस होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे कि आप किसी प्रोसीजर को समझते समझते किसी एक ऐसे इंटरनल कंट्रोल को समझ गए जो कि एक दूसरे प्रोसीजर के समय आपको काम आने। तो अब ऊपर वाली लाइन जो है वो पढ़ोगे तो आपको ज्यादा और वो हो जाएगा कि सम प्रोसीजर परफॉर्म टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अनइंटेंशनली सर्व एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब हो सकता है कि कुछ जो आपने किसी और काम के लिए लगा रखे हो प्रोसीजर, उससे अनजाने में ही कंट्रोल ही टेस्ट हो गया। नहीं आया समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, डुअल पर्पस टेस्ट कई बार प्लान्ड होता है, भैया मैं प्रोसीजर एक लगा रहा हूँ, एक तीर से 4 शिकार कर रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। Initially performed for understanding may also serve as test of control if they provide evidence about design and operation of the internal control relevant to specific assertion. Unplanned हो सकता है और planned हो सकता है, समझ गए क्या। और use it as audit evidence. Audit evidence obtained during the understanding of systems may be used for control risk assessment. अगर इससे देखो यार, आप एंटिटी में चेक करने जाओगे ना, है तो वही ट्रायल बैलेंस, है तो वही। एक चीज कोई भी चेक कर लो, डेटर चेक करोगे तो क्या कैश में उसका इफेक्ट नहीं है, क्या सेल्स में उसका इफेक्ट नहीं है, क्या इन्वेंट्री में उसका इफेक्ट नहीं है, सारे फाइनेंशियल्स तो जुड़े हुए ना। एक चीज को करते समय आप ऑटोमेटिकली दूसरे एरियाज में हिट करते ही करते। समझ आ रही है क्या ये बात, क्लियर है। चलो फिर क्या है, MCQs. What is the primary purpose of testing internal controls in an audit? B. To examine the actual operation. What is the objective of test of controls in an audit? फिर वही बात, D. देखो वैसे तो इफेक्टिवनेस होना चाहिए, डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस दोनों होता है। नहीं मतलब मैं ऑप्शन ही नया क्रिएट कर रहा हूँ कि डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल टेस्ट करते समय मैं सिर्फ डिजाइन नहीं टेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं उसका एक्चुअल ऑपरेशन टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर एक बार देख लेंगे इसका आंसर क्या दिया हो, क्योंकि बी भी है। इसका आंसर D है, आपके पास होंगे। आंसर नहीं है, चलो देख लो। तो फिर मैं तय कर देता हूँ ना इसका आंसर। प्राइमरी पर्पस ऑफ टेस्टिंग इंटरनल, ये हो गया ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है ना। टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो पार्शियल से B और D, मतलब उसका B है तो उसका D होना चाहिए। नहीं ना, उसका बी है तो एक्चुअल ऑपरेशन की बात कर रहा है और इसमें थ्रू आउट द पीरियड की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात है।
जब मैं थ्रू आउट द पीरियड की चेकिंग करता हूँ ना तो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगाता हूँ, जब मैं एक्चुअल ऑपरेशन की टेस्टिंग करता हूँ तो अलग प्रोसीजर लगाता हूँ। जब मैं इसके आंसर ना बी और डी दोनों है इनफैक्ट, अरे हाँ इनफैक्ट सी भी होगा, बस अकाउंटिंग सिस्टम की जगह तुम क्या लगा दो उसमें इंटरनल कंट्रोल, तो तीनों ही इसके आंसर इसमें अकाउंटिंग सिस्टम भी दिया है नोट्स में, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में अकाउंटिंग सिस्टम भी दिया है। हाँ तो फिर ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टैट ऑडिट के बंडल से बना है, क्योंकि मेनली तो मैं इफेक्टिवनेस ही चेक कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या चेक किया इंटरनल कंट्रोल को करते समय? डिजाइन, मतलब है ना इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस डिजाइन से पता लग, डिजाइन चेक होगा, अरे समझ लो, ठीक है। और ऑपरेशन के समय दोनों चीजें चेक हो सकती है कि वो ऑपरेट कर रहा है ढंग से कि नहीं, और वो पूरे पीरियड के दौरान था या नहीं। यहाँ पर मैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों पे काम करता हूँ, ठीक है। चलो, व्हाट में अनइंटेंशनली सर्व एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बताओ। प्रोसीजर को फॉर्म टू ऑब्टेन ठीक है, सी। चौथा, व्हाट कैन व्हेन कैन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम बी यूज्ड फॉर कंट्रोल रिस्क असेसमेंट? A, when it supports the conclusion of design and operating effectiveness. What may test of control include? बताओ। मे में तो कुछ भी हो सकता है। ये तो क्वेश्चन गलत ही है, क्योंकि मे में तो कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट कंपल्शन है ना। टेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका एक तरीके से कंपल्शन है ना। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एनवायरनमेंट, ये हो सकता है, तो सी मान लो इसका, ठीक है। ठीक है, बाकी डिजाइन तो नहीं ही कर रहा हूँ मैं, इतना फालतू टाइम थोड़ी है मेरे पास, और ना ही उसके पैसे लगते हैं, और वो करने लग जाऊंगा तो मैं तो ऑडिटर की एलिजिबिलिटी खत्म होने लग जाएगी। आ रहा है समझ? हाँ, ऑडिट प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं कंट्रोल टेस्ट करने जा रहा हूं, आप एक बार वो देख सकते हो जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है, उससे आपको एक बहुत छोटा सा एक व्यू मिलेगा कि कितने प्रकार के इंटरनल कंट्रोल्स होते होंगे। समझ रहे? बहुत छोटा सा उसका एक वो था, अरे समझ। तो जैसे कि जीआरएन, उससे एग्जांपल उठाते हैं, समझ रहे? तो क्या है उसमें जीआरएन, तो वो कैसे टेस्ट हो जाएगा? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, समझ आ रहा है? इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग के लिए मैं क्या करूंगा? डॉक्यूमेंट्स करूंगा, एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस एज टू एविडेंस एज टू प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक होता है कि भैया मैंने क्लाइंट से पूछा, उसने बोला कि अरे जीआरएन बनता है, तो मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि हाँ ये इस गुड का दिखाओ जीआरएन, इस गुड का दिखाओ जीआरएन। समझ में आ रहा है? मैंने रैंडमली परचेज से 2-4 निकाले आइटम और मैंने उनके जीआरएन चेक कर लिए, तो मैं भरोसे में आ गया हाँ जीआरएन बनता है। आ रहा है समझ? मतलब इनके पास इंटरनल कंट्रोल है। क्लियर है? मतलब परचेजेस सही रिकॉर्ड हुई होंगी। समझ में आ रहा है ना? एक बार मैं कंक्लूड भी नहीं करता, लेकिन करते करते मेरा भरोसा ओवरऑल क्या होता है, बढ़ता जाता है पूरे ऑडिट के दौरान। वेरीफाइंग ऑथराइजेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, इसमें एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि एक ट्रांजैक्शन के लिए मैंने क्या चेक कर लिया? ऑथराइजेशन। जब ऑथराइज होता है तभी होता है, तो वो लोग में दिखाओ फाइन पड़े होंगे ना उसमें, अरे ठीक है ना। तो ऑथराइजेशन है तो फिर ठीक है। मतलब देखो क्या होता है ना, एंटिटी में ऐसा ना हो कि पता चला कि डिपार्टमेंट को जरूरत तो खुद ही खरीद लेगा, इसका मतलब कोई सिस्टम नहीं है वहां पर।
अरे सर, और अगर कोई सिस्टम नहीं है तो फिर वहां चोरी चकारी हो सकती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिस स्टेटेड दिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। फिर क्या है, Inquiries and observation. आज फ्राइडे है ना, Saturday. इंक्वायरीज एंड ऑब्जर्वेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्विंग कंट्रोल्स विद नो ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या होता है, ऑडिट ट्रेल क्या होता है, ट्रेल, ट्रेन क्या होती है, ट्रेन तो पता है ना तुमको। ट्रेन में क्या होता है कि एक के पीछे एक डब्बे लगे होते हैं, आ रहा है समझ। तो ट्रेल वर्ड इंस्पायर्ड तो वहीं से है, समझ रहा है। ऑडिट ट्रेल ये बताता है कि आप कोई एक ट्रांजैक्शन को जब चेक करते हो तो उसका कोई एक भाग जो होगा वो क्या होगा कि वो कनेक्टेड होगा किससे, दूसरे ट्रांजैक्शन से। जैसे जब सेल हुई तो सेल के पहले क्या हुआ होगा, सिर्फ एक सेल का ट्रांजैक्शन अगर मैं सोचूं, समझ में रहा है, तो गुड्स गए, अपन उल्टा चलते हैं, गुड्स गए होंगे कस्टमर के पास, उसके पहले गुड्स भेजे गए होंगे तभी पहुंचे। क्यों भेजे गए, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया होगा इन्वेंट्री वाले ने, इन्वेंट्री वाले ने अप्रूव क्यों किया होगा, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट से उसको बोला गया होगा कि हाँ रिलीज कर दो गुड्स। सेल्स डिपार्टमेंट से क्यों बोला गया होगा, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ होगा, जब उसने साइन किया होगा। उसने कब साइन किया होगा, जब उससे इंक्वायरी हुई होगी या उसने रिक्वेजिशन किया होगा। ये पूरी ऑडिट ट्रेल, इस पूरी सीरीज के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं। इससे मुझे ये पता लगेगा कि कोई ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ। एक्चुअली ना कुछ ट्रांजेक्शन लेकर के मैं बिल्कुल शुरू से एंड तक पूरी एंटिटी में जाता हूँ, ताकि मैं ये देखूं कि उस पर हिट होने वाले कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल है। इसको वॉक थ्रू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं। किस तरीके से, पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कुछ ट्रांजेक्शन लेकर के शुरू से एंड तक करते हैं, ये वॉक थ्रू है, ये आएगा आपको अभी आगे, ठीक है ना। तो टेस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करके आप कंट्रोल टेस्ट करते हो। पहला समझ में आ गया, ये 3 प्रकार से लिखा हुआ है, डेफिनेशन एग्जाम्पल 2 उसमें लिखा हुआ है, क्लियर है। इंक्वायरीज एंड ऑब्जर्वेशन। दूसरा तरीका क्या है, क्या करते हो आप, अरे दूसरा इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन मतलब पूछताछ, आपको सबूत चाहिए। अब ये सबूत इकट्ठे होने चालू हो गए। अभी अपन सबूत किसके इकट्ठे कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल के, इसलिए ये इसमें है, अदरवाइज चौथे चैप्टर का नाम आपका ऑडिट है। अरे सर मेनली सबूत हम उसमें इकट्ठे करेंगे, बट ये भी सबूत ही है, इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेशन के सबूत है। तो मैं इंक्वायरी करूंगा, समझ में आ रहा है। देखो क्या होता है ना, क्लाइंट जो है ना वो ये नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे जो एंटिटी है उसके हर बंदे को मैनिपुलेट कर ले, अगर वो फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो। नहीं मेरी नहीं, दवाई पहले बंद हो गई, ठीक है। फिर तो जहां ऑडिट ट्रेल है वहां तो मैं ट्रेस कर सकता हूँ उस ट्रांजेक्शन को। ट्रेस समझ रहे हो ना, मैं पता लगा सकता हूँ कि कहाँ से इनिशिएट हो, उससे पता लग जाएगा कि कहीं ब्लैंक स्पॉट हुआ तो इसका मतलब कि ये इसका कोई वही नहीं है। पर कुछ ट्रांजेक्शन जो ऐसे होते हैं जिसकी कोई ट्रेल नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे नहीं नहीं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो जिसपे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स होते हैं। जैसे कि गूगल में ईमेल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया आपने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, जब तक एग्जिस्टिंग डिवाइस से अप्रूव नहीं होगा तब तक न्यू डिवाइस पे लॉगिन नहीं होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। क्या ये एक इंटरनल कंट्रोल है, समझ में आ रहा है। क्या इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या कोई ईमेल आता है, नहीं। मतलब इन जनरल नए डिवाइस में करने पे वो तो हो गया, चलो एक और हो गया मतलब ऐसा वाला। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, प्रॉम्प्ट आता है, आपने उसको ओके कर दिया, इट्स गॉन। तो ट्रेल नहीं, पुराने जमाने में कंप्यूटराइज नहीं होता था, ये परमिशन का एक कागज बनता है,
समझ में आ रहा है? कोई भी कहीं पर भी एक्सेस करना है तो उसका एक कागज बनता था, तो वो कागज रिकॉर्ड में होता, तो वो ऑडिट ट्रेल के काम आता था। आज के डेट में बहुत सारे कंट्रोल्स कैसे हैं, जो कि बस पॉपअप हुआ, ओके कर दिया और वैनिश्ड। तो ऑडिटर के लिए मुश्किल हो गई ये पता लगाना कि वो कंट्रोल था भी कि नहीं। अब कंट्रोल्स हैं लेकिन टेस्ट नहीं कर सकते, और या तो फिर एक्चुअली चला करके देखो, और चला करके देखो तो किससे चला करके देखो, और या तो फिर उसका पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चेक करो, वो फिर टेक्निकल लेवल पर आ गया। एक साढ़े से काम के लिए फिर मैं आईटी एक्सपर्ट को बुलाऊंगी, कौन से एक्स्ट्रा खर्चा करवाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं। बोलो क्लियर है? ये क्लियर है? क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं? सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्विंग कंट्रोल्स विद नो ऑडिट ट्रेल। समझ में आ रहा है? तो वो मैं इंक्वायरी से करूंगा कि क्यों भाई ये ट्रांजेक्शन कैसे अप्रूव कर दिया, अरे पॉपअप आता है तो मुझे पता लग गया कि अच्छा ऐसा कुछ है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये? ठीक है। आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल परफॉर्मर ऑफ ईच फंक्शन, नॉट जस्ट द असाइंड पर्सन। मतलब एक्चुअल असाइंड में अंतर हो सकता है एंटिटी ने जिम्मेदारी दी हो एक को, और वो क्या कर रहा हो, तो दूसरे से ही बोल दे रहा हो। ऐसा बहुत होता है और बहुत सारी एंटिटीज में होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि भाई जो बड़े अधिकारी हैं, मान लो कि वो नहीं जा रहे हो, किसी से बोल दे रहे कि अरे मेरा लॉगिन कर देना, अरे जाकर मेरा कंप्यूटर लॉग आउट कर देना या वो कर देना। समझ में आ रही है बात? तो ये छोटी छोटी चीजें क्या बन जाती है, वही किसी और से अपना काम करा रहा है, तो फिर उसको उसको अपना लॉगिन वॉगिन देना पड़ेगा। तो आपको ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं असाइंड और एक्चुअल परफॉर्मर अलग अलग तो नहीं। रीपरफॉर्मेंस बहुत सिंपल है कि आप उसको करके देखिए। ये बात मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल बताई थी कि 42x28 कैलकुलेटर में करो और फिर तुम मैनुअल करके देख लो, तो ये रीपरफॉर्मेंस हो गया। उस समय समझ में आ रहा है कि हाँ ये कंट्रोल बढ़ गया। हाँ, वो कंट्रोल रीपरफॉर्मेंस करके चेक कर सकते हो। क्लियर है ना? तो जैसे ये बैंक रिकंसिलेशन, अच्छा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है? जो कैश बुक है और वो पासबुक है उसका जो डिफरेंस है उसको रिकंसिलिएशन बस। तो वो बीआरएस है क्या? कंट्रोल। इस बात का कंट्रोल दोनों मैच करेंगे कि कैश बुक में कोई एंट्री होने से रह नहीं गई, कंप्लीटनेस वाले असर्शन के लिए होती है बीआरएस। कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस तो रिकॉर्ड में है, एक्चुअल में नहीं। और कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीटनेस। क्लियर है? तो बीआरएस जो है वो कंप्लीटनेस इंश्योर करता है। तो बीआरएस इज अ कंट्रोल। इस कंट्रोल को चेक करना है तो खुद बना लो, दैट्स रीपरफॉर्मेंस। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, 20 साल से चल रहा है ये रीपरफॉर्मेंस का। बीआरएस रीपरफॉर्मेंस का एग्जांपल बीआरएस ही है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फिर टेस्टिंग कंप्यूटराइज एप्लीकेशन, ठीक है ना? तो इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल विद इन कंप्यूटराइज सिस्टम। तो अब इसके लिए या तो प्रोग्राम चेक करो और या तो फिर अलग अलग टाइप के इनपुट दे दो। देखो कंप्यूटर बहुत ही गधा सिस्टम है, समझ में रहा है? तुम उसको बोले कि 10 से कम वाले इधर डाल देना, 10 से ज्यादा वाले उधर डाल देना, तो वो क्या करेगा? कर देगा ना, लेकिन 10 वाले कहीं डालेगा। दो डब्बे, तुमने कंप्यूटर प्रोग्राम को बोला कि 10 से कम वाले इधर, 10 से ज्यादा वाले उधर, और जो 10 वाले हैं वो कहीं नहीं डाले। इतना गधा होता है कंप्यूटर। इंसान को दोगे तो वो किसी डब्बे में डाल ही देगा। नहीं आया समझ में? तो इसीलिए जो डिजाइनर है ना, क्योंकि वो मशीन है भाई, इसमें दिमाग नहीं है। तुम फिर उसको टपली मार दो कि अबे ये क्या किया, इतना भी नहीं समझ में आता। 10 से कम ज्यादा किसी में डाल दे भाई। वो तो कह रहा नहीं भाई, मैं तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लेता हूँ। वो मशीन है ना, उसमें दिमाग नहीं है। आ रहा है समझ में? तो ये कि कंप्यूटराइज एप्लीकेशन में आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करनी पड़ती है।
समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो आप देखते हो ना, कोई कोई लोग जो गेम में जो चीट है ना, वो क्या है? वो लूप होल है इंटरनल कंट्रोल। हम लोग एक सेगा का गेम खेलते थे, क्रिकेट का। वो ऐसे डिस्कस थी। हाँ वो कैसे कैसे हाँ वो सेगा का था, समझ रहे? तो वो उस समय बिल्कुल बहुत जबरदस्त चीज थी वो, मतलब कि आप बैट्समैन को आप कंट्रोल कर रहे हो, आप स्ट्रेट ड्राइव मार सकते हो, आप किसी भी तरीके से शॉट मार सकते हो। ये आज के एडवांस सिस्टम से कंपेयर मत करो, उसको कॉन्ट्रा से कंपेयर करो, पिन बॉल से कंपेयर करो, मारियो से कंपेयर करो। वो बहुत एडवांस चीज थी जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? अब उसमें क्या था कि बैटिंग में तो जैसे तैसे मार लो शॉट, बॉलिंग में ये था कि जो बिल्कुल वाइड वाली बॉल थी ना, उसके बिल्कुल थोड़ा सा पहले बॉल फेंको, सारे बल्लेबाज आउट हो जाते थे। एक एक ओवर में 6-6 विकेट हो जाते थे सामने वाली टीम के। तो खैर गेम का मजा खत्म हो जाता था, बट दैट वाज अ लूप, दैट वाज अ प्रॉब्लम इन उसमें टूर्नामेंट। जीटी सैन अंद्रेयास में सबसे ज्यादा गोल्स। नहीं तो जितना एडवांस सिस्टम होगा उतना उसमें लूपहोल्स होंगे, बट वो उतना एडवांस मतलब आज के मुकाबले नहीं था ना। उसमें उसमें पुलिस पीछे पड़ती है, उसमें टाइगर लीव मी अलोन तो छोड़ जाती है पुलिस। ठीक है, क्लियर है? तो आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल परफॉर्मर ऑफ ईच फंक्शन, नॉट जस्ट द असाइंड पर्सन। ये हो गया, रीपरफॉर्मेंस हो गया, टेस्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन अपन कर रहे थे। तो इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल विद इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, एग्जांपल क्या है? एग्जामिनिंग एक्सेस और प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। सॉफ्टवेयर जो कंपनीज है उनमें ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि किसको एक्सेस है प्रोग्राम चेंज करने का, किसको एक्सेस है प्रोग्राम में, और अगर प्रोग्राम चेंज होगा तो उसको लेकर के कंट्रोल्स क्या बना रखे हैं, तो ये चेंज होगा तो क्या क्या करना है, अगर प्रोग्राम चेंज होगा तो क्या क्या करना है। समझ में आ रही है बात? और एक्सेस कंट्रोल में क्या था कि कौन कौन इस प्रोग्राम में एक्सेस ले सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, फिर व्हाट डज इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल? Examining documents supporting transaction. ठीक है ना? फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्वायरीज ऑब्जर्वेशन? पर्पस C बी, ठीक है। व्हाट इज रीपरफॉर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल? बी, ठीक है। फिर व्हाट डज टेस्टिंग कंप्यूटर्स एप्लीकेशन इन्वॉल्व इन इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग? D डी, evaluating internal control within computerized system, ठीक है ना? और which procedure involve verifying a transaction that the transaction has been authorized? performance. इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑथराइजेशन मेनली कहाँ मिलेगा आपको? डॉक्यूमेंट्स। समझे? रीपरफॉर्मेंस से आपको एक्यूरेसी पता लगेगा। अब ये सब असर्शन है जिसके नाम में ले रहा हूँ, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन। समझ में आ रही है बात? ये सब क्या है? असर्शन। चलो, ऑडिट एविडेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन बनाता है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस कंसिडरेशन, ऑडिटर असेसेस हाउ इंटरनल कंट्रोल्स वर अप्लाइड। क्या समझे? हेडिंग क्या है? ऑडिट एविडेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट एविडेंस, एविडेंस को देख करके ऑडिटर ये से देखता है कि इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से लगाए गए हैं, है ना। कंसिडर्स द कंसिस्टेंसी एंड पर्सोनल इन्वॉल्वड इन अप्लाइंग कंट्रोल। लगातार परफॉर्म हो रहा है और जो लोग लगे हुए हैं उस पर काम करने में, वो सही है कि नहीं। फिर इफेक्टिव ऑपरेशन कॉन्सेप्ट क्या है? रिकॉग्नाइजेस दैट सम डिविएशंस मे अकर ड्यू टू फैक्टर्स लाइक
पर्सोनल चेंजेस, सीजनल फ्लक्चुएशन एंड ह्यूमन एरर। मतलब देखो मेरा पॉइंट समझो, मेरे को एक गलती मिली इंटरनल कंट्रोल, क्या मैं कंक्लूड कर लूंगा कि बकवास सिस्टम है ये? नहीं। तो आप इस बात को कंसिडर कर रहे हो कि सीजनल फ्लक्चुएशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जब लोग चेंज होते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ह्यूमन एरर हल्का फुल्का सा हो सकता है। आप ये समझ रहे हो कि इवैल्यूएट कैसे करेंगे हम इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल में अगर गलती हो गई, एक तो अपन लोग उसमें जब देखते हैं सब्सटैंटिव में कि लेजर को जब चेक कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ मिस स्टेटमेंट है कि एंट्री गलत हो गई है, कुछ भी है, तो उसमें अपन मटीरियलिटी के लेवल पर जाते हैं। यहाँ इंटरनल कंट्रोल में कोई अमाउंट नहीं है हमारे पास, सिक्योरिटी गार्ड है, हम चेक करें, एक बार उसने आई कार्ड ढंग से चेक नहीं किया, अब बताओ मैं इस इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा करूं या ना करूं? तो समझ में आ रहा है ना? तो मैं रीजनेबल ही कर सकता हूं जो भी काम, इसका कोई नंबर नहीं है कि 4 गलती की 40 गलती के बाद फिर मैं इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा छोड़ दूंगा। मैं जो भी इवेल्युएशन करूंगा वो मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे रीजंस लिखने पड़ेंगे, वट एवर आई एम डूइंग, व्हाई आई एम। आ रहा है समझ? क्लियर है? क्योंकि कल को अगर आप पे बात आई तो आप साबित तो कर पाओ ना, क्या ही क्लियर है। ठीक है? तो इफेक्टिव ऑपरेशन कॉन्सेप्ट with deviations and inquiries। ठीक है? कंट्रोल में डिविएशन है, डिविएशन का मतलब क्या है? गड़बड़, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। कंट्रोल में जिस चीज को डिविएशन बोल रहे हैं, सब्सटैंटिव में उस चीज को मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। जब सब्सटैंटिव में मिस स्टेटमेंट आएगा तो अपन उसको किससे कंपेयर करेंगे? मटीरियलिटी से। यहाँ डिविएशन आया तो यहाँ भी एक तरीके से अपन लोग क्या करने वाले हैं, एक मटीरियलिटी जैसा कुछ होगा, समझ में आ रहा है? जिसके बेसिस पे मैं क्या असेस करूंगा कि अरे भैया अब इतनी गलती हो गई है, अब तो मैं नहीं सह पाऊंगा, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ये इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्टिव का जरूरी नहीं है कि एक इंटरनल कंट्रोल हो, मल्टीपल इंटरनल कंट्रोल्स विद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी यूज्ड। मैं कोई सारे इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं करता, मैं देखता हूँ मेरा पर्पस क्या है, उससे कनेक्टेड कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल है तो मैं ध्यान रखूं। क्लियर है? क्लियर है? deviations and inquiries, है ना? deviations from controls prompt specific inquiries, है ना? जैसे कंट्रोल में कुछ डिविएशन आया, क्या करो? पूछताछ। समझ में आ रहा है? फिर ऑडिटर इन्वेस्टिगेट्स द टाइमिंग ऑफ स्टाफ चेंज इन की कंट्रोल फंक्शंस। ठीक है ना? की कंट्रोल फंक्शंस, जो की कंट्रोल फंक्शंस मतलब देखो, एक कंट्रोल सिक्योरिटी गार्ड है, उसको चेंज कर रहे हो तो ऑडिटर को लेना देना है? हेलो? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता था एक बंदा, उसको तुमने एकदम एंड टाइम पे चेंज कर दिया, तो ऑडिटर क्या करेगा? बोलेगा भैया काय को किए बताओ जरा, जस्टिफिएबल रीजन है तो ठीक, नहीं तो फिर चेकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल शुड कवर पीरियड ऑफ चेंज और फ्लक्चुएशन। छोड़ के गया वो 10 फरवरी को, नया ज्वाइन हुआ 20 फरवरी से, इस बीच में कैसे काम चला? नहीं आया समझ में? क्या करोगे आप? कंट्रोल था ही कहाँ? इस दौरान की सब्सटेंटिव बढ़ानी पड़ी। नहीं आया समझ में? इस दौरान क्या चला, कैसे चला, वो सब बताओ। एरर होने की चांसेस ज्यादा है इस टाइम, लाइकली फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल रिस्क असेसमेंट। तो ऑल्टर मैग्नीट्यूड तो हर उस पर डिपेंड करेगा यार कि कौन सा काम कर रहा था, जो कंट्रोल है वो कौन सा कंट्रोल, किस चीज पे काम कर रहा था वो कंट्रोल। ठीक है?
Auditor evaluates test result to confirm if controls are designed and operating as initially assessed. मतलब टेस्ट रिजल्ट्स को देखेगा to confirm if controls are designed and operating as initially assessed. देखो ऑडिटर का ना क्या होता है, जब वो कंट्रोल के बारे में, जब वो वही आईसीक्यू और चेकलिस्ट से जब वो कंट्रोल के बारे में जानेगा, तब वो एक अपना इनिशियल असेसमेंट बनाएगा, कह रहे यार ये बढ़िया कंट्रोल। फिर वो क्या करेगा, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, समझ रहे, फिर वो अपना कंक्लूसिव असेसमेंट बनाएगा। तो वो कंपेयर करेगा जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है कि नहीं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? डिविएशन हुए तो कंट्रोल रिस्क बढ़ गया, कंट्रोल रिस्क बढ़ा, डिटेक्शन बढ़ गया, सैंपल बढ़ गया, चेक। ऑडिट रिस्क नहीं बढ़ा, डिटेक्शन रिस्क, मतलब कंट्रोल रिस्क बढ़ गया ना, तो अब मुझे डिटेक्शन रिस्क को क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि ऑडिट रिस्क को तो मेरे को एक्सेप्टेबली लो लेवल से नीचे रखना है ना। तो पॉइंट ये कंट्रोल रिस्क बढ़ा तो मेरा डिटेक्शन बढ़ता है, ठीक है, ताकि डिटेक्शन रिस्क को मैं और रिड्यूस कर पाऊं, क्योंकि मेरा मकसद है ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना। फिर क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यही है इंटरनल कंट्रोल के वैल्यूएशन के बेसिस पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एनटीई बदल जाएगा। क्लियर है? फिर है कॉन्फर्मेशन ऑफ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, बिफोर कंक्लूडिंग द ऑडिट द ऑडिटर कंसीडर्स इफ द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज कंफर्म्ड। मतलब ऑडिट कंक्लूड करने से पहले वो एक बार कंट्रोल रिस्क को इंश्योर कर ले, स्पेसिफिक इंक्वायरीज करेगा इसके बारे में, भैया जो कंट्रोल थे वो क्यों नहीं निभाए गए। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? फिर रिवाइज्ड कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, मतलब अगर डिविएशंस क्या है, सिग्निफिकेंट है एंड नॉट सपोर्टेड बाय अदर एविडेंस, तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, कंट्रोल रिस्क को बढ़ा हुआ मान लेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान सब्सटेंटिव प्रोसीजर मे बी नेसेसरी इन सच। क्लियर है? ये वाले एमसीक्यू करो। इसको एक बार खुद से कर लो ना, मैं एक सेकंड एक चीज देख लूं। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बहुत गंदे से दिया हुआ है पिछले में, तो मॉड्यूल में तो बहुत ही गंदे से दिया हुआ है। ठीक है क्या? When deviations from controls are detected, तो ऑडिटर स्पेसिफिकली क्या इंक्वायर करेगा,
नहीं, ए तो बहुत रेयर है। अब ऐसे लिख देना स्पेसिफिकली क्या इंक्वायर करेगा, वैसे तो बी है और सी भी हो सकता है, लेकिन इंक्वायर अबाउट में फिर ग्रामेटिकली बी ही सेट होता है। और स्टाफ चेंजेस इन की कंट्रोल फंक्शंस, ठीक है कि क्या स्टाफ चेंज हुआ है, ठीक है। हाउ डज ऑर्डर कंफर्म रीअसेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क? B, through specific inquiries about deviation. What may lead to revision of assessed risk of assessed level of control risk? Significant deviation से किसमें? Internal control में control risk बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या बाकी कल से करेंगे बोल रहे हो? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आ जाओ कल। देखो क्या है कि मॉड्यूल उठा लिया है, समझ में आ रहा है, तो इसलिए मुझे चिंता है कि वो टाइमली खत्म होना जरूरी है। क्या है कि एक एक दिन तो फिर कोई ना कोई खराब होंगे ही होंगे ना। जैसे ट्यूसडे अपन लोग पिकनिक प्लान कर रहे हैं, फिर होली आएगी मार्च में, वैलेंटाइन डे आएगा है। वो सब मुंबई है। ठीक है चलो। तो मैं क्या ही हो जाएगा।